दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सपेरा, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नागराज को सीवर लाइन में घुसते ही किसी हमले की उम्मीद थी, परंतु अरे, यहाँ तो एकदम शांति है। सपेरा आखिर गया कहाँ? इस स्थान से तो कई सीवर सुरंगें आगे जाती है। ना जाने सपेरा किस तरफ भागा है। छप, अब तो उसे ढूंढना नामुमकिन। ओह, वो रहा सपेरा। लेकिन ये यहाँ पर खड़ा मेरा इंतजार क्यों कर रहा है? इतनी देर में तो ये कहीं भी भाग सकता था। कहीं सपेरा कोई चाल तो नहीं चल रहा है? खैर, कुछ भी हो, इसके पीछे तो जाना ही पड़ेगा। सपेरा की क्या चाल थी, ये नागराज को पता नहीं चल पाया, क्योंकि पहले तो सपेरे ने इतनी दूरी बनाए रखी कि नागराज ना तो उसे पकड़ सके और ना ही वो नागराज की नज़रों से ओझल हो सके। और थोड़ी देर बाद ही अरे, सपेरा एकाएक कहाँ गायब हो गया? मेरे सर्प कान भी उसकी कोई आहट नहीं सुन पा। अरे, यहाँ तो दीवार टूटी हुई है। शायद किसी इमारत का बेसमेंट यहाँ पर इस सीवर लाइन से मिलता है। कहीं सपेरा इसी रास्ते से तो नहीं भागा है? अंदर जाकर देखना होगा। पर अंदर है क्या? बड़ी तेज सड़ाद आ रही है। नागराज का ख्याल सही था। वो एक उजाड़ और जीर्ण शीर्ण इमारत का तहखाना ही था, और उस सड़ाद का कारण थी एक लाश। ये तो एक लाश है, और इस बेसमेंट में रहने वाले बेशुमार चूहे ने इस लाश के मांस के एक एक टुकड़े को नोच खाया है। लेकिन इतने सारे चूहे आए कहाँ से? और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये लाश किसकी है और कब से यहाँ पर पड़ी है। कोट की जेबों की तलाशी लेकर देखता हूँ, शायद इसकी पहचान का कोई सूत्र मिल जाए। नागराज को जल्द ही चीथड़े हो चुके कोट की जेब से एक पक्का सबूत मिल गया। ये तो ड्राइविंग लाइसेंस है, रवि मेनन का। पर सपेरा की शक्ल इससे लगी फोटो से नहीं मिलती है। यानी सपेरा रवि मेनन नहीं है। पर अगर सपेरा रवि मेनन नहीं है तो फिर ये लाश रवि मेनन की ही होनी चाहिए। इसका मतलब रवि मेनन को मार डाला गया है, और ये काम सपेरा का ही हो सकता है। लेकिन उसके पास ही इस वक्त रवि मेनन की धुनें और राग मौजूद है। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि सपेरा का मुझसे लड़ने का उद्देश्य ही मुझे रवि मेनन की लाश के पास तक लाना था। पर क्यों? खैर, फिलहाल तो नीलोफर और पुलिस को सूचना देकर यहाँ पर बुलाना होगा, ताकि लाश की शिनाख्त भी हो सके और कानूनी कार्यवाही भी। कुछ देर बाद उस उजाड़ इमारत के तहखाने में भीड़ जमा हो गई थी। तुम्हारी खबर मिलते ही मैंने पापा के पर्सनल डॉक्टर बंसल साहब को भी फ़ोन करके बुला लिया था। अगर ये डेड बॉडी पापा की ही है सुबह, तो ये उसकी पक्की शिनाख्त कर सकते हैं। शक की गुंजाइश नहीं है, ये रवि की ही लाश है। कुछ ही मिनटों के गहन परीक्षण के बाद डॉक्टर बंसल ने नतीजा निकाल लिया था। इन हड्डियों पर कई ऐसे मेडिकल निशान हैं जो सिर्फ रवि के शरीर पर ही हो सकते थे। शक शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अंकल, कह दीजिए कि आप झूठ कह रहे हैं। ये लाश पापा की नहीं हो सकती। मेरा दिल कहता है। दिल और दिमाग में 1 फुट की दूरी होती है नीलू। सच तो मुझे कहना ही पड़ेगा, चाहे उसे कहते हुए मेरा ही कलेजा क्यों ना फट जाए। ये तो कहना मुश्किल है कि ये लाश कब से यहाँ पर पड़ी है, पर इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि इसे मरे 1 महीने से ऊपर हो गया है। खैर, इनके मरने का समय और कारण तो पोस्टमार्टम से पता चल ही जाएगा। पता ये लगाना है कि यहाँ पर ये आए क्यों और इनको किसने और कैसे मारा। फिलहाल तो मुझे यहाँ से चलना है, क्योंकि रास्ते में मुझे एक रिपोर्ट और मिली थी। नागराज की कुछ देर पहले सपेरा नामक एक संगीत अपराधी से एक यूरिया गोदाम के बाहर मुठभेड़ हुई है। नागराज तो सपेरा का पीछा करते करते ना जाने कहाँ चला गया, पर पीछे से उसके आदमियों ने गोदाम को जला डाला। ओह, पर क्यों? गोदाम जला देने से सपेरा को आखिर क्या हासिल हुआ? इधर सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, और उधर फर्श पर गड़ी नीलोफर की निगाहें एक अनोखी चीज देख रही थी।
कागज का यह टुकड़ा जमीन पर कैसे पड़ा है? इस पर खून के निशान भी है। जरूर ये पापा के पास से ही गिरा होगा। इस पर कोई फोन नंबर लिखा हुआ है। हैंडराइटिंग तो पापा की ही है। कहीं ये वही फोन नंबर तो नहीं जो घर से आखिरी वक्त निकलते समय पापा ने कागज पर लिखा था? पता लगाना होगा कि ये फोन नंबर किसका है। शायद उससे ही मैं पापा के हत्यारे तक पहुंचकर उसका खून पी सकूं। अच्छा नीलोफर, अब मुझे भी इजाजत दो। अब मुझे भी ऑफिस पहुंचना है। एक मिनट राज, ये इंस्पेक्टर संगीतज्ञ अपराधी की क्या बात कर रहा था? कौन है ये सपेरा नाम का अपराधी? डिटेल तो मुझे भी पता नहीं है नीलोफर, पर इतना ज़रूर लगता है कि ये कोई ऐसा अपराधी है जिसने संगीत को अपना हथियार बनाया हुआ है। ओह, कहीं सपेरा ही वो हत्यारा तो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है? कल तक मेरे पापा पास के गुम होने के बारे में एक भी क्लू नहीं था। कल तक मेरे पास पापा के गुम होने के बारे में एक भी क्लू नहीं था। आज मुझे सारी स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल गई है और हत्यारे तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया है। हत्यारे तक पहुंचने का रास्ता? वो क्या है? छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आखिर इस उजाड़ इमारत के बेसमेंट में पड़ी मेरे पापा की लाश तक पहुंचे कैसे? वो दरअसल तुम्हारे जिम से निकलने के बाद मैंने एक टैक्सी ली। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। जब डर के मारे मुझे गस आने लगा तो मैं टैक्सी बीच रास्ते में ही रोककर उससे उतर गया। फिर काफ़ी देर तक सुनसान में कोई सवारी ही नहीं मिली, पर एक कुत्ता मेरे पीछे ज़रूर पड़ गया। उससे बचने के लिए मैं भागा, तभी ना जाने कहाँ से नागराज आ गया। उसने मुझे कुत्ते से बचाया और ये भी बताया कि पास की उजाड़ इमारत के तहखाने में एक लाश पड़ी है। मैंने पहले जाकर लाश को देखा और फिर पुलिस को और तुमको खबर कर दी। रैश ड्राइविंग से गस आ गया? कुत्ते के भौंकने से डर गए? कम ऑन राज, तुम इतने डरपोक तो हो नहीं जितना बन रहे हो। मैं किसी फाइटर को आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ, और तुम एक फाइटर हो। काश तुम्हारी बात सच होती। चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं डरपोक नहीं, एक फाइटर बनूँ। नागराज पर शक करने वालों की लिस्ट भी लंबी हो रही थी और उसके दुश्मनों की लिस्ट भी। रवि मेनन की मौत की खबर तो दुनिया को पता चल गई, लेकिन अभी कुछ और लोगों को मरना है। और इस काम को पूरा करने के दौरान मुझे नागराज से फिर जरूर टकराना पड़ेगा। मुझे नागराज का कार्ड तैयार करना पड़ेगा, वरना वो मुझे काट डालेगा। और अपना काम पूरा करने से पहले मैं किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता। घबराओ मत, तुमने नागराज पर अपनी शक्तियों से वार किया था, इसलिए तुम हार गए। तुम नागराज की कमजोरियों पर वार करो, और नागराज की कमजोरी है उसकी शक्तियों का छीन होना। लेकिन उसकी शक्तियों को मैं छीन करूँगा कैसे? नागराज की शक्ति है उसके शरीर में वास करने वाले सूक्ष्म सर्प, और सांपों की कमजोरी है बिन की धुन। मैं समझ गया। मुझे अपने संगीत यंत्रों में बिन को शामिल करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे रवि मेनन की उन रागों को परफेक्ट करना होगा जिन पर वो मरने से पहले काम कर रहा था, जैसे दीपक राग और मेघ मल्हार। क्योंकि ये राग मुझे वो शक्ति दे देंगे जिसके सामने ना तो मेरे दुश्मन टिक पाएंगे और ना ही नागराज। सपेरा के दुश्मन भी सपेरा के अस्तित्व में आने की खबर से वाकिफ हो रहे थे। सरकार, सरकार, हमारा यूरिया वाला गोदाम जल गया है। अभी अभी वहाँ का एक मजदूर खबर लेकर आया है। जल गया? पर कैसे? हमको पहले खबर क्यों नहीं मिली? क्योंकि गोदाम जलाने वाले गुंडे ने पहले मजदूरों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। खबर कौन देता? वैसे पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर दिया है। कौन थे मेरा लाखों का नुकसान करने वाले ये कमीने? किसी सपेरा नाम के आदमी के गुंडे थे। सरकार, सपेरा को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सपेरा? ये जद्दू शाह का कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया टकले? और फिर टकला मजदूर से सुनी सारी दास्तान सुनाता चला गया, और सुनते सुनते जद्दू शाह के माथे पर परेशानी की लकीर पड़ने लगी और आंखें सिकुड़ती चली गई। ओह, पर यह सपेरा हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हमारा नुकसान क्यों करना चाहता है? ओह, कहीं ये... अच्छा, मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ कि ये कौन हो सकता है। तुम चारों तरफ आदमियों को तैनात कर दो। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उस सपेरे का अगला हमला यहीं पर होगा। इस बात का आभास दूसरों को भी हो रहा था। ये रहे वे गुंडे जिन्होंने गोदाम में आग लगाई थी। नागराज,
हमने इनसे हर तरह से पूछताछ कर ली है, पर ये नहीं जानते कि सपेरा कौन है और रवि मेनन को किसने मारा। ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये किराए के गुंडे थे और सपेरा ने इनको सिर्फ गोदाम लूटने और असफल हो जाने की स्थिति में जलाने के लिए पैसे दिए थे। पर एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आओ, मैं तुमको एक आदमी से मिलवाता हूँ। कौन है ये एक दूधिया है, दूध वाला। उसी उजाड़ इमारत के पास अपनी भैंस चराता है ये। इसने रवि मेनन को 2 महीने पहले इमारत के अंदर घुसते देखा था। इसने रवि मेनन की फोटो से भी उसे पहचान लिया है। पर इसका कहना है कि उस दिन रवि के साथ एक आदमी और इस इमारत में गया था। जी साहब, और इसने उस आदमी का जो हुलिया बताया है वो रवि मेनन के एक संगीतकार दोस्त से एकदम मिलता जुलता है। तो उस संगीतकार को पकड़कर बुलवाइए, उसको तो सारी बात का पता होगा। इसमें एक समस्या है नागराज, वो संगीतकार चंद्रशीष भी 2 महीने से लापता है और इस वक्त वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। ओह, सपेरा का कुछ कुछ सुराग तो मिल रहा है, लेकिन उसने वो यूरिया गोदाम क्यों जलाया? किसका था वो गोदाम? किसी जद्दू शाह नाम के यूरिया डीलर का था। हमने उसे खबर भिजवा दी है। बेचारे की किस्मत खराब थी जो सपेरा ने बिना कारण उसी का गोदाम लूटने की कोशिश की। नहीं, ये संयोग नहीं हो सकता। महानगर के सारे बैंकों, ज्वेलरों और दुकानों को छोड़कर सपेरा ने उसी गोदाम को लूटने और जलाने की कोशिश की। इनमें ज़रूर कोई संबंध है, और वो संबंध क्या है ये तो जद्दू शाह से मिलकर ही पता चल सकता है। नागराज के साथ साथ ही नीलोफर की खोज भी जद्दू शाह पर ही आकर ख़त्म हो रही थी। टेलीफोन इंक्वायरी से मुझे उस टेलीफोन नंबर का पता मिल गया है। किसी जद्दू शाह का नंबर है। या तो जद्दू शाह ही पापा का हत्यारा है, और या फिर उसका पापा की हत्या से कोई संबंध ज़रूर है। और सच्चाई क्या है ये तो जद्दू शाह को बताना ही होगा, चाहे ये जानने में मुझे उसकी सांस की नली उसके गले से अलग ही क्यों ना करनी पड़े। जद्दू शाह के लिए आज कयामत की रात थी। क्या कह रहे हो जद्दू, तेरा दिमाग फिर गया है? मैंने पक्का काम किया है। पुलिस को आज उसकी लाश भी मिल गई है। तो फिर ये सपेरा कौन है? संगीत तरंगे उसके पास कहाँ से आई, और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? खैर, वो जो भी है, मैंने चारों तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए हैं। सपेरा आया तो बचकर वापस नहीं जाएगा। पर तू भी अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर ले पस्सू, वरना कहीं तेरा ही नंबर ना लग जाए। मेरा नंबर? मेरा नंबर नहीं लगता, बल्कि मैं नंबर लगाता हूँ जद्दू। यमराज की धरती की होलसेल एजेंसी मेरे पास ही तो है। तेरी मर्जी भाई, मैंने अपने कानों की बात तेरे कानों में डाल दी। अब तू जाने और तेरी जान। मैं रखता हूँ फ़ोन। ऊपर से हंस रहे पस्सू की हंसी भी फ़ोन की लाइन की तरह ही कट गई। क्या हुआ भैया? क्यों? किसका फ़ोन था? आप एकाएक गंभीर क्यों हो गए? जद्दू बता रहा था कि कोई संगीत से अपराध करने वाले उसके पीछे पड़ा है। तूने काम तो पक्का किया था ना? मूस कच्चा काम करता ही नहीं भैया, परमानेंट, फुल और फाइनल काम करता है। क्यों? वो तो मुझे भी पता है, पर ये नया संगीतकार कहाँ से पैदा हो गया? किसी के हाथ उसके नोट्स लग गए होंगे भाई साहब। पर आप चिंताओं मत, इसका भी काम लगा दूंगा, परमानेंट, फुल एंड फाइनल। इधर बाजी बिछाने की ही बात चल रही थी और उधर पहला मोहरा अपनी चाल भी चल चुका था। जद्दू शाह ने पूरी एक बटालियन तैयार कर रखी है। तड़ाक! इतने बड़े मकान में जद्दू शाह कहाँ पर होगा ये पता लगाने में तो पूरी रात ही बीत जाएगी। जद्दू शाह तक जाना समय को बर्बाद करना है। ज़्यादा आसान रास्ता होगा जद्दू शाह को अपने तक बुलाना, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि मैं छिप छिप कर बढ़ने के बजाय खुले में आ जाऊं, ताकि जद्दू शाह का कोई ना कोई आदमी मुझे देख ले। ए, कौन है तू? खैर, कोई भी हो, मर। मुझ पर गोली चलाए। और गोलियों की आवाज़ सुनकर जद्दू शाह खिड़की तक खींचा चला आ गया। शायद यही जद्दू शाह है। अब अपने ऊपर चढ़ी आ रही इन गोलियों की बाढ़ को रोककर मुझे जद्दू शाह का इंटरव्यू लेने ऊपर पहुंच जाना चाहिए।
जद्दू सा कोई डरपोक या कमजोर इंसान नहीं था, लेकिन उसे किसी और तरह के हमले की आशंका थी, इसलिए नीलोफर का वो वार बचा नहीं पाया। तड़ाक। आह! तू कौन है रे छोकरी? मैं तो किसी और का इंतजार कर रहा था। तुझे मुझसे क्या परेशानी है? परेशानी तो मुझे तुमसे है ही, पर अब तुझे भी मुझसे परेशानी होने वाली है। लेकिन अगर तुम मुझको चुपचाप ये बता दो कि रवि मेनन का खून तुमने क्यों और कैसे किया, तो मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर ही तुमको छोड़ दूंगी। रवि मेनन? उसका खून मैंने नहीं किया, लेकिन तू उसकी कौन लगती है? तुझे उसके मरने से दर्द क्यों हो रहा है? अगर तुमने रवि मेनन का खून नहीं किया तो उसकी लाश के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर कहाँ से आया? फ़ोन नंबर? मेरा फ़ोन नंबर? खैर, जद्दू शाह ने बहुत जवाब दे दिए। अब तेरी बारी है। बता, रवि मेनन की हत्या से क्या संबंध? ताड़। आह! मुझ पर हमला करने की मूर्खता मत कर, वरना हाथ की हड्डी पैर में पहुंचा दूंगी और तुम ढूंढते रह जाओगे। अब बताओ, वो हत्या तुमने नहीं की तो किसने की? क्या जानते हो तुम उस हत्या के बारे में? धड़ाक। सरकार से नहीं, मुझसे पूछ छोकरी, और अगर मैं ना बताऊं तो मेरी हड्डियां तोड़ कर देख। टकला कहते हैं मुझे। बरसों पहले सरकार के कुछ दुश्मनों ने मुझे ट्रक के नीचे दबाकर मारने की कोशिश की थी। मैं तो लगभग मर ही गया था। बदन की हर हड्डी के टुकड़े हो गए थे, पर सरकार ने मुझे बचा लिया। पैसा पानी की तरह बहा दिया। मेरे पूरे बदन में 30 किलो स्टील लगा, लेकिन हड्डियां भी जुड़ गई और मैं ठीक हो गया। अब सरकार पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तेरी वैसी ही हालत कर दूंगा जैसे मेरी हालत ट्रक ने की थी। नीलोफर के हाथ कंक्रीट की स्लैब तक तो नीलोफर के हाथ कंक्रीट के स्लैब तक को तोड़ सकते थे, लेकिन स्टील तोड़ने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी। वार करने के साथ नीलोफर खुद ही कर्रा उठी। कर। आह! अगले ही पल टकले ने उसे एक बार फिर कर्राने के लिए मजबूर कर दिया। धड़ाक। आह! इधर अंदर एक जोरदार लड़ाई चल रही थी, लेकिन बाहर तैनात पहरेदारों को अभी तक इसकी भनक नहीं लग पाई थी। उनका पहरा पहले की तरह ही जारी था, लेकिन अब उनकी पहरेदारी की जांच का समय आ गया था। नागराज, तुम, मेरा मतलब आप यहाँ पर? मुझे जद्दू शाह से मिलना है। बताओ कि वो कहाँ पर मिलेगा और इतना पहरा क्यों लगा रखा है उसने? पहरा इसलिए है ताकि कोई बिना सरकार की मर्जी से उनसे ना मिल सके, और जहाँ तक मिलने की बात है, वे किसी से मिलना नहीं चाहते, और अगर कोई ज़बरदस्ती उन तक पहुँचना चाहेगा तो उसको रोकने के लिए ही यहाँ पर हम लोग तैनात हैं। तो तुम लोग मुझको रोकोगे? यानी कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। तो अंदर नहीं बल्कि ऊपर जाएगा नागराज। पहरेदार के हाथों में थमा रॉकेट लॉन्चर गरज उठा। अगर वो रॉकेट लॉन्चर नागराज के शरीर से टकराता तो जरूर नागराज को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। बड़ाम। पर ऐसा नहीं हुआ। इस रॉकेट से तो मैं इच्छाधारी शक्ति द्वारा अपने शरीर को कणों में बदलकर बच जाऊंगा। सुम। लेकिन इन पहरेदारों के पास अत्याधुनिक और घातक हथियार है, यानी जद्दू शाह किसी न किसी तरह से अपराधी अवश्य है, वरना उसे इतनी जबरदस्त सुरक्षा की जरूरत ना पड़ती। लॉन्चर के धमाके की आवाज अंदर तक जा पहुंची और पहले से ही इंतजार कर रहा जद्दू शाह और सतर्क हो उठा। बड़ाम। बाहर किसी ने रॉकेट लॉन्चर दागा है। वो आ गया है। इस लड़की से जल्दी निपट टकले, वरना दोनों से एक साथ निपटना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो सरकार, मैंने बड़े बड़े पहलवानों की गर्दनें 2 मिनट में तोड़ दी है। फिर ये लड़की किस खेत की मूली है? तड़ धाड़। आह! ये जद्दू शाह किसके इंतजार में इतना डरा हुआ है? वो आ गया है। ये वो कौन हो सकता है? खैर, ये तो वो के यहाँ आने पर पता ही चल जाएगा। फिलहाल तो इस स्टीली टकले को अपने शरीर का पिंजरे खोलने से रोकना होगा, और ये काम करेगा मेरा नॉन चाकू। इसका एक ही वार मजबूत से मजबूत हड्डी भी तोड़ सकने के लिए पर्याप्त है। टकले के शरीर में स्टील के 85 जोड़ सही, लेकिन बीच में तो हड्डी ही होगी। कड़ाक। आह! नीलुफर ने हाथ में जो हथियार उठा लिया था उससे टकले का बच पाना मुश्किल था।
हाथ हर वार के साथ टकले के मुंह से दर्द भरी चीखें उबल रही थी। लेकिन बाहर की स्थिति कुछ अलग थी। हथियार दूसरे के हाथ में थे और बचना नागराज को था। यहाँ का शोर सुनकर चारों तरफ से पहरेदार गुंडे मेरी तरफ ही आ रहे हैं। लगता है जद्दू शाह तक पहुँचने में समय लगेगा। दो पहरेदार तो कम हो गए, अब इनको रास्ते में ही रोकना होगा। नागराज की सर्प सेना आते हुए दुश्मनों की तरफ उछल गई, तड़ 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 तड़। लेकिन गोलियों की बाट को पार करके सिर्फ कुछ ही सर्प दुश्मनों तक पहुंच पाए और उनसे निपटना ट्रेड पहरेदारों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। फचाक! इससे पहले कि नागराज परिस्थिति समझकर कोई दूसरा वार कर पाता, उसे खुद ही बचने के लिए विवश हो जाना पड़ा। बड़ाम! ओह ओह, अब ये ग्रेनेडों से हमला कर रहे हैं। गोलियों से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ग्रेनेड मुझे अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं। विस्फोटकार का प्रयोग असरकारक नहीं होगा क्योंकि ये गुंडे दूर और अलग अलग खड़े हुए हैं। इसलिए फिलहाल तो दो तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इधर मैं इनका ध्यान बटाऊंगा और उधर मेरी सर्प सेना सामने से नहीं बल्कि पीछे से इन पर हमला करेगी। बड़ाम! ना तो सर्प सेना को अपना हमला बोलने में ज़्यादा वक्त लगा और ना ही पहले पहरेदारों को गिराने में धम, और ना ही नागराज को उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने में। अब हमला सिर्फ दो तरफ से था, तड़तड़ाक, जो जल्दी सिर्फ एक तरफ से रह गया। आखिरी पहरेदार ने अपनी आखिरी कोशिश तो ज़रूर की, कड़ाक, लेकिन होनी को वो भी टाल नहीं पाया। अब जद्दू शाह को ढूंढना है, ताड़, और उससे उगलवाना है कि आखिर सच क्या है। जद्दू शाह फिलहाल भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। जब तक ये दोनों लड़ रहे हैं तब तक मैं भाग लूं, क्योंकि टकला इस लड़की को रोक नहीं पाएगा। तड़! नीलोफर का पूरा ध्यान जद्दू शाह पर ही था। ओह, जद्दू शाह भागने की कोशिश कर रहा है, पर मैं उसे भागने नहीं दूंगी। नीलोफर नॉन चाकू से एक से ज़्यादा इस्तेमाल जानती थी। साएं! जद्दू शाह लड़खड़ा कर जमीन पर आ गिरा और नीलोफर ने उसे बाज की तरह दबोच लिया। तूने अपने सारे वार कर दिए जद्दू, अब मेरी बारी है। चुन ले, जुबान खोलेगा या सांसें बंद करवाएगा। ये जुबान खुलवाने का तरीका नहीं है, पहले इसका अपराध तो जान लो। बिना अपराध के सख्ती करना ना तो मानवीय रूप से जायज है और ना ही कानूनी रूप से। नागराज, अपराध जानना चाहते हो इसका? ये मेरे पिता संगीतकार रवि मेनन का कातिल है, वरना मेरे पिता की लाश के पास इसका टेलीफोन नंबर कहाँ से आता? और ये इतना सिक्योरिटी क्यों रखता? नहीं नहीं, अख, मैं रवि मेनन का कातिल नहीं हूँ, और वो फ़ोन नंबर तो उसके पास इसलिए होगा क्योंकि उनसे मेरी पुरानी जान पहचान थी। ये शायद सच बोल रहा है वो नीलीफर। ये शायद सच बोल रहा हो नीलोफर, या शायद झूठ, पर राज ने मुझे इस केस के बारे में काफ़ी जानकारी दी है और मुझे लग रहा है कि तुम एक बात या तो जानती नहीं हो या भूल रही हो, और वो ये कि रवि मेनन की मौत के दिन उस खंडहर में उनके साथ उसका साथी संगीतकार चंद्रशीष भी गया था और वो तब से लापता है। और तब से सड़कों पर एक ऐसा अपराधी भी घूम रहा है जो अपना नाम सपेरा बताता है और अपराध संगीत से करता है। इसलिए जब तक ये तय नहीं हो जाए कि असली कातिल कौन है, तब तक तुम इसकी जान लेने की कोशिश मत करो, वरना मुझे पहले तुमको रोकना होगा। ये तो संभव नहीं है नागराज, क्योंकि अगर ये कातिल नहीं है तो भी इसका इस हत्या से संबंध जरूर है, इसलिए मैं इसे अभी आज़ाद नहीं कर सकती। तो फिर तैयार हो जाओ मेरी सर्प सेना से निपटने के लिए। मैं तुमको इतना मौका नहीं दूंगी कि तुम मुझ पर वार कर सको। ओह, इसी वक्त बाहर। ओह, मुझसे पहले कोई और यहाँ तक पहुँच चुका है, मुझे सतर्क रहना चाहिए। अंदर नागराज और नीलोफर बिना बात के आपस में जूझ रहे थे। तुम अपने होश में नहीं हो नीलोफर, बदले की भावना ने तुमको अंधा कर दिया है। तुमको होश में लाना होगा, और इसके लिए मैं किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी निहत्थी ही हो। धड़ाक! तब तो तुम पछताओगे नागराज, क्योंकि मेरी उंगलियां का वार तुम्हारे पेट को फाड़ सकता है। जरा सोचो कि अगर मैंने तुम्हारे दिल पर वार किया तो क्या होगा। फचाक!
ये किसी आम इंसान का नहीं बल्कि नागराज का शरीर है नीलोफर। मेरे घाव को मेरे शरीर के सूक्ष्म स्तर भर देंगे, लेकिन तुम सतर्क रहना। कहीं मेरा खून तुम्हारे शरीर के अंदर घुस गया तो तुम्हारा शरीर मोम की तरह गल जाएगा। ये लड़ाई ना जाने कितनी देर तक चलती। फुसक। आह! अगर एक टंकार की शक्तिशाली लहरें उनको अलग अलग ना फेंक देती। आह! ये क्या? टनाक टन। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।